19th सेंचुरी पेलियोंटोलॉजिस्ट को स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच स्थित जूरा माउंटेन्स में 201 मिलियन साल से लेकर 145 मिलियन साल इस पीरियड के कई सारे फॉसिल्स मिले। अब क्योंकि वो पत्थर जूरा माउंटेन्स में मिले थे, इसीलिए उन्होंने इस पूरे पीरियड का नाम जुरासिक पीरियड रख दिया। और इस दौर के फॉसिल्स की जांच से ये बात सामने आई कि 199 मिलियन साल पहले ऐसे कई खूंखार डायनासोर्स थे जो अपने शिकार पर वेनम फेंक कर उसे पैरालाइज करके उसका शिकार किया करते थे। और कई जीव उस दौरान के तो ऐसे थे जो अपने शिकार की मोटी खाल या उसके बॉडी पर मौजूद स्पाइक्स, प्लेट्स को आसानी से चबा सकते थे और डाइजेस्ट कर सकते थे। इन शॉर्ट, अगर मैं इस पूरे पीरियड को एक लाइन में बताऊं तो जुरासिक पीरियड एक ऐसा दौर था जब बड़े बड़े विशालकाय डायनासोर्स ने अपने बीस्ट मोड को अनलॉक करना शुरू कर दिया था। पर क्योंकि ये हमारे डायनासोर सीरीज का सेकंड पार्ट है और इसीलिए आगे बढ़ने से पहले एपिसोड 1 यानी कि ट्रायासिक पीरियड का रिकैप कर लेते हैं। इस डायनासोर सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि आज से करीब 201 मिलियन साल पहले कैंप यानी CAMP रीजन में हो रहे लगातार वोल्केनिक इरप्शंस ने पृथ्वी के क्लाइमेट को फिर से एक बार जहरीला बनाना शुरू कर दिया था। इतना जहरीला कि ना तो यहाँ पर सांसें लेने के लिए ताजी हवा बची थी और ना ही पीने के लिए पानी बचा था, जिसके चलते 80% जीव विलुप्त हो गए और बचे सिर्फ डायनासोरियन, आर्कोसॉर्स, सौरोपॉड्स और थेरोपॉड्स, उड़ने वाले टेरोसॉर्स, पानी में रहने वाले इच्थियोसॉर्स और प्लीजियोसॉर्स और छोटे छोटे मैमालिया फॉर्म्स जो आगे चल के जुरासिक पीरियड के मेजर डायनासोर्स में इवॉल्व होंगे। अब ये डायनासोर्स ट्रायासिक एक्सटिंक्शन इवेंट यानी कि TEE से तो बच गए, लेकिन इस TEE के डोमिनो इफेक्ट से नए मास एक्सटिंक्शंस की शुरुआत हो गई। सब्सिक्वेंटली जो मास एक्सटिंक्शन हुआ उसका नाम था द एनॉक्सिक एक्सटिंक्शन, जिसने आयरॉनिकली जुरासिक पीरियड की शुरुआत की। सो TEE से निकले कार्बन डाइऑक्साइड ने भारी मात्रा में टॉक्सिक गैसेस पैदा किया था, जिन्होंने इतने हद तक टेम्परेचर को बढ़ा दिया कि ओशंस स्ट्रैटिफाई हो गए। इसका मतलब बेसिकली ये कि ओशंस में 3 डिस्टिंक्ट थर्मल लेयर्स क्रिएट हो गए। इन डिफरेंट लेयर्स की वजह से जहां पर ओशन करंट्स अप डाउन ट्रैवल करके डीप ओशन में ऑक्सीजन पहुंचाते थे, वहीं पर वो लेफ्ट राइट डायरेक्शन में ट्रैवल करने लगे। और इससे हुआ ये कि डीप ओशन में ऑक्सीजन सप्लाई पूरी तरीके से बंद हो गया और मरीन एनिमल्स एक एक करके सांस लेने के लिए तड़पने लगे। अब ओशन सरफेस की इतनी बिगड़ती हालत को देखकर मरीन डायनासोर्स, इच्थियोसॉर्स और प्लेजियोसॉर्स ने अपने आप को बचाने के लिए खुद को एक डीप वाटर में रहने के लिए इवॉल्व किया। ऐसा इसीलिए किया क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी मैक्सिमम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी, और हायर किनेटिक एनर्जी की वजह से लिक्विड में मौजूद O2 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और वो लिक्विड सोल्यूशन से एस्केप करते हैं। लेकिन कोल्ड वाटर में यही इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इसीलिए वो जानवर गहरे पानी में चले गए। वहीं पर दूसरी तरफ छोटे छोटे मैमेलियो फॉर्म्स ने बढ़ते टेम्परेचर से बचने के लिए अपने आप को जमीन के अंदर रहने के लिए इवॉल्व किया और थोड़े बहुत मैमेलियो फॉर्म्स फोसोरियल मैमल्स में इवॉल्व हो गए। और रही बात लैंड पर रहने वाले सौरोपॉड्स और थेरोपॉड्स की, तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग एवोल्यूशनरी टैक्टिक अपनाई जिसे द लिलीपुट इफेक्ट कहते हैं। इस इफेक्ट के तहत उन्होंने अपने साइज को ही छोटा कर लिया क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया उस दौरान ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन काफी तेजी से घट रहा था। अब अगर हम सेल्यूलर लेवल पर देखेंगे तो ऑक्सीजन की मदद से ATP बनता है जो सेल्स को एनर्जी देता है, पर अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए तो ATP कम बनेगा जो कि इन टर्न सेल्स को कम एनर्जी देगा। अब इस एनर्जी डेफिशिएंसी से बचने के लिए ऑर्गेनिजम्स अगर अपने सेल्स के नंबर्स और साइज को कम करेंगे सो दैट उनके सेल्स कम एनर्जी में भी सर्वाइव कर सके, तो ये उनके सर्वाइवल को एक काफी अच्छा बेनिफिट देगा। और एग्जैक्टली यही हुआ इन जीवों के साथ भी। ट्रायासिक के सौरोपॉड्स वोल्केनोडॉन में इवॉल्व हुए और वहीं पर थेरोपॉड्स ने खुद को डिलोफिसॉरस और कोइलोफाइसिस इन 2 जुटों में बांट लिया। अब इस स्ट्रक्चरल एवोल्यूशन को अडॉप्ट करने के पीछे का दूसरा रीजन था स्मॉल साइज का रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल होना, क्योंकि छोटे ऑर्गेनिजम्स इसकी चूहे बस 21 दिन में बच्चे पैदा कर सकते हैं। और वहीं पर अगर फॉर कंपैरिजन हम कंपेयर करें हाथी के साथ तो उसे 22 महीने लग जाते हैं बच्चा पैदा करने के लिए। यानी कि इन शॉर्ट इन ऑर्गेनिजम्स ने अपना पूरा फोकस साइज छोटा करने और अपने नंबर्स को बढ़ाने में लगा दिया। बट नेचुरली इस पूरे प्रोसेस को होने में कई मिलियन साल लगे। उन मिलियन सालों में पृथ्वी ने फिर एक बार पैराडाइज का रूप लेना शुरू कर दिया था और इस पैराडाइज में राज कर रहे थे डिलोफिसॉरस और कोइलोफाइसिस जैसे कार्निवोरस डायनासोर्स। इसमें से डिलोफिसॉरस वो जानवर थे जो अपने शिकार पर जहर फेंकने के लिए बदनाम थे और वो अपने शिकार को देखते ही उस पर जहर फेंककर उसे पैरालाइज कर दिया करते और अपने शार्प टीथ की मदद से वो उसे एक झटके में ही खत्म कर दिया करते। इसी का एक कंपेटिटर था कोइलोफाइसिस जो अपने नाइफ एज टीथ से बड़े बड़े जानवरों तक के पैरों के छोटे छोटे टुकड़े कर देते थे। ये
ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे आज के दौर में पिरानास करती है, जो भूख लगने पर बाकी के जिंदा मछलियों के पुर्जे तक को चबा जाती है। अब उस वक्त इन कार्निवोर्स का खौफ इतना ज्यादा था कि उस वक्त के मैमल्स जो उस समय जमीन पर थ्राइव करने के लिए बने थे, उन्होंने अपने आप को ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लंबे लंबे पेड़ों पर रहने के लिए इवॉल्व कर लिया था। और इस एवोल्यूशन के दौरान यही मैमल्स अपने पूर्वजों से इतने अलग हो गए कि साइंटिस्टों को इन्हें दो कैटेगरीज में बांटना पड़ा। पहला वोलाटिकोथेरियम, जिन्होंने अपने हाथों के बीच में एक वेब्ड स्ट्रक्चर इवॉल्व किया ताकि वो बिना जमीन पर आए एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में ग्लाइड कर सके। और दूसरे एगिलोकोडॉन, जिन्होंने अपने आप को एक सुपर फास्ट क्लाइंबर बना लिया ताकि डिलोफोसॉरस और कोइलोफाइसिस का खतरा दिखते ही वो झट से पेड़ पर चढ़ सके। लेकिन उनके इस एवोल्यूशन का उन्हें ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ, बल्कि इस एवोल्यूशन से उनके लिए एक और खतरा बढ़ गया। और ऐसा इसीलिए क्योंकि ऊंचे पेड़ों पर ऑलरेडी एक शिकारी उन पर घात लगाए बैठा था। मैमल्स पर खतरा इसीलिए बढ़ गया था क्योंकि उस वक्त आसमान में राज कर रहे थे टेरोसॉर्स, जो अपने शिकार के इंतजार में ऊंचे पेड़ों पर छुपे रहते थे। और जैसे ही कोई मैमल उन्हें पेड़ पर चढ़ते हुए दिखाई देता, उन्हें वो अपनी लंबी चोंच से उठाकर खा जाते थे। इवेंचुअली हुआ ये कि कुछ समय बाद धीरे धीरे उनके प्रेस की तादाद कम होने लगी। अब क्योंकि फॉरेस्ट में मैमल्स की मात्रा कम हो गई थी, इसीलिए टेरोसॉर्स शिकार की खोज में जंगल छोड़कर फ्लड प्लेन्स में चले गए। अब यहाँ पर ग्लाइडिंग विंग्स का कोई काम नहीं था, इसीलिए उनमें नेचुरल सिलेक्शन हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने ओवर टाइम बड़े और लंबे विंग्स इवॉल्व कर लिया। इस एवोल्यूशन के दौरान टेरोसॉर्स के स्ट्रक्चर्स और जेनेटिक्स में इतने चेंजेस आए कि साइंटिस्टों को इन टेरोसॉर्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ गया, डायमॉर्फोडॉन और टेरोडैक्टिलस। पर इस रीजन में भी प्रेडेटर्स का राज ज्यादा दिनों तक नहीं चला, क्योंकि साइमल्टेनियसली हो रहे पृथ्वी के ऑर्बिटल चेंजेस इनकी मौत की कहानी लिख रहे थे। दरअसल उस वक्त पृथ्वी की ऑर्बिटल एक्सेंट्रिसिटी आज के मुकाबले काफी ज्यादा थी। अब ऑर्बिटल एक्सेंट्रिसिटी क्या है उसे मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में डिटेल में कवर किया है, लेकिन फिर एक बार शॉर्ट में रिकॉल कर लेते हैं। ऑर्बिटल एक्सेंट्रिसिटी यानी पृथ्वी का ऑर्बिट आज के मुकाबले ज्यादा इलिप्टिकल था। मतलब जब पृथ्वी अपने ऑर्बिट में सूरज से सबसे फार्देस्ट पॉइंट पर थी, तब आज के मुकाबले उस पर 23% कम सोलर रेडिएशंस पड़ते थे। इन ऑर्बिटल चेंजेस ने पृथ्वी पर एक आइस एज को ट्रिगर कर दिया, जो मिलियंस ऑफ इयर्स तक चला। इसमें ट्रायासिक में बचे क्रोकोडिलोमॉर्फ्स एक एक करके मरने लगे, क्योंकि एक्टोथर्म्स / कोल्ड ब्लडेड होने की वजह से उनके बॉडी का तापमान एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट था। सिर्फ कुछ ही क्रोकोडाइलोमॉर्फ्स जिन्होंने रिलेटिवली वार्म रीजन्स की तरफ माइग्रेट किया, वो ही बच पाए, और यही जीव फिर जाके आज के मॉडर्न क्रोकोडाइल्स में इवॉल्व हुए। और साथ ही इस आइस एज का फटका सौरोपॉड्स और थेरोपॉड्स को भी पड़ा, एक ऐसा आइस एज जिसमें कई स्पीशीज खत्म हो गए। अब जहां पर सौरोपॉड्स जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे, वहीं पर दूसरे तरफ मैमल्स लाइक एगिलोडोकोडॉन ने स्मार्टली खुद पर फर और हेयर को इवॉल्व कर लिया, और ये भी दो कैटेगरीज में बट गए। नंबर 1 कैस्टोरोकोडा और नंबर 2 मेगाकॉनस। और फिर आगे चल के जैसे ही आइस एज खत्म हुआ, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फिर से एक बार फलने फूलने लगे, और फिर एक बार इन फॉरेस्ट में बचे हुए थेरोपॉड्स और सौरोपॉड्स घूमते हुए नजर आए। अब क्योंकि खाना ज्यादा था और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी थे, इसीलिए फिर एक बार सौरोपॉड्स, जिनकी याद है द लिलीपुट इफेक्ट से साइज छोटी हो गई थी, वो वापस से बढ़ने लग गए। लेकिन इस बढ़ते साइज की वजह से उन्हें लोकोमोशन में प्रॉब्लम्स आने लगे। मतलब अब उन्हें मिनिमम मोशन करके खाने तक पहुंचना था, जिसका सबसे बेस्ट ऑप्शन था अपनी गर्दन को लंबा करके इन फॉरेस्ट में मौजूद कॉनिफर्स जैसे लंबे ट्रीज को खाना। और इसीलिए सौरोपॉड्स ने फिर से अपनी नेक साइज को बढ़ाया, और ये सीटियोसॉरस और रोएटोसॉरस में इवॉल्व हो गए, और 7 से 8 मीटर्स लंबे होकर जुरासिक के सबसे बड़े डायनासोर्स ये बन गए। देखते ही देखते सौरोपॉड्स की तादाद बढ़ने लग गई, क्योंकि इन्हें ह्यूज एडवांटेज मिला, और पेड़ खत्म होने लग गए। अब नेचुरली सब्सिक्वेंटली फिर एक बार खाने की कमी महसूस होने लगी, और इसीलिए बचे हुए ऑर्निथिशियंस ने अपने सर्वाइवल के लिए अपने साइज को छोटा कर दिया, और जमीन पर उगने वाले जिंगोस और बेनेटी टेल्स जैसे प्लांट्स को खाने के लिए इवॉल्व हुए। और साथ ही इन प्लांट्स से मिलने वाले एनर्जी उन्होंने अपने प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया। और ऐसा इसीलिए क्योंकि भले ही उस वक्त जंगल में सौरोपॉड्स और ऑर्निथिशियंस दोनों ही हर्बीवोर्स थे और थेरोपॉड्स का खाना थे, लेकिन बड़ी साइज होने की वजह से थेरोपॉड्स सौरोपॉड्स को छोड़कर
सिर्फ ऑर्निथोशियंस का ही शिकार करने लगे और इसीलिए ऑर्निथोशियंस ने अपनी पूरी ताकत अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने में लगाई और अपने बैक पर काइट शेप्ड प्लेट्स और टेल पर शार्प स्पाइक्स इवॉल्व किए और फिर ये बन गए द स्टेगोसॉरस। अब इन स्टेगोसॉरस पर थेरोपॉड्स का अटैक करना नामुमकिन सा था, पर अपने प्रे के एवोल्यूशन को देखते हुए थेरोपॉड्स ने अपने अंदर भी एक एवोल्यूशन लाना समय के हिसाब से जरूरी समझा। उन्होंने प्रेस के इस एवोल्यूशन के रिस्पॉन्स में रिप्लेसेबल टीथ इवॉल्व किए और डायलोफोसॉरस मेगलोसॉरस में इवॉल्व हो गए। पर डायनासोर्स के इस एवोल्यूशन के दौरान प्लांट्स भी धीरे धीरे एवोल्यूशन दिखा रहे थे और वो फ्लावरिंग प्लांट्स में तब्दील हो रहे थे। दरअसल ट्रॉपिकल कंडीशंस में ड्राई एयर ना होने की वजह से विंड पॉलिनेशन वाज लिमिटेड। इसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ जिम्नोस्पर्म्स को, जो पॉलिनेशन के लिए विंड का इस्तेमाल करते थे और इसीलिए इस पॉइंट पर इक्वेटोरियन गोंडवाना में कुछ ऐसे प्लांट्स इवॉल्व हुए जिन्होंने फ्लावर्स के जरिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना शुरू किया और यहां से पहले एंजियोस्पर्म्स का जन्म हुआ। इंसेक्ट पॉलिनेशन के जरिए ये प्लांट्स गोंडवाना से सभी दूसरे लैंड मैसेस पर फैलने लगे। अब क्योंकि प्लांट्स इवॉल्व हुए, उनकी क्वांटिटी और साइज बढ़ी एंड इन टर्न उनसे मिलने वाली एनर्जी भी बढ़ी। इस वजह से इन पर डिपेंडेंट कंज्यूमर्स भी इवेंचुअली बड़े होने लगे। यूसेरोपोड्स जो प्लांट्स खाते थे वो ब्रैचियोसॉरस और डिप्लोडोकस में इवॉल्व हुए। इनके बड़े होते ही उन्हें खाने वाले डायलोफोसॉरस भी बड़े और डरावने हुए। एलोसॉरस इतने डरावने कि साइंटिस्टों के हिसाब से वो दौर के सबसे इंटेलिजेंट डायनासोर्स में से एक थे, जिन्हें स्टेगोसॉरस, जिनके पास शार्प स्पाइक्स और प्लेट्स थे, उनका शिकार करना पसंद था। इन सब एवोल्यूशन के दौरान सबसे ड्रास्टिक एवोल्यूशन उन डायनासोर्स में आया जो पोलर रीजन्स में रहते थे। उन्होंने ठंड से बचने के लिए अपने आप पर फेदर्स इवॉल्व किया और पहले मॉडर्न बर्ड में तब्दील हुए। एक्चुअली डायनासोर्स के बॉडीज पर स्केल्स होते हैं जो कि पोलर एनवायरनमेंट्स में थर्मो रेगुलेशन नहीं कर पाते और इसीलिए पोलर रीजन में रहने वाले डायनासोर्स फाइलोजेनेटिक प्लास्टिसिटी की वजह से उड़ने लगे। मतलब इन पर एक एनवायरमेंटल प्रेशर बिल्ड हुआ जिसकी बदौलत इनके बॉडीज में चेंजेस आने लगे, जैसे कि लेमार्किज्म फ्यूल्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन। लेमार्किज्म की वजह से उनके स्केल्स फेदर्स में तब्दील होना शुरू हो गए और ये किन स्टेजेस में हुआ इसे आप इन इमेजेस को देखकर समझ सकते हो। ये सभी सिमिलर है क्योंकि इनका प्राइमरी काम बॉडी को प्रोटेक्ट करना है और बाहर की हीट को अंदर आने से रोकना है, यानी कि फेदर्स का प्राइमरी काम होता है थर्मो रेगुलेशन। और इसीलिए पोलर रीजन्स पर रहने वाले डायनासोर्स के स्केल्स के ऊपर फेदर फाइबर्स बनने लगे और नेचुरल सिलेक्शन के जरिए ये ट्रेट्स फ्यूचर के जनरेशंस में ट्रांसफर होने लगे। अब यहां पर कर्सोरियल थियरी के हिसाब से डायनासोर्स एंड विंग्स की मदद से अपने शिकार को पकड़ते समय एयर में ग्लाइड किया करते थे और इवेंचुअली कुछ डायनासोर्स ने ग्लाइड करते करते उड़ना सीख लिया और वो ब्रांच ऑफ हुए इनटू द फर्स्ट एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न बर्ड्स लाइक आर्कियोप्टेरिक्स। इसका साइज एक मॉडर्न क्रो जितना था और ये ट्री टॉप्स पर रहकर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांचेस पर ग्लाइड किया करते थे। सब कुछ सही चल रहा था, डायनासोर से मॉडर्न बर्ड्स ब्रांच ऑफ हो चुके थे और पृथ्वी पर डाइवर्स लाइफ की भरमार हो गई थी। लेकिन आज से कुछ 155 मिलियन साल पहले आए एक बड़े मैस एक्सटिंक्शन की वजह से 55% स्पीशीज विलुप्त हो गई। पर यही वो एक्सटिंक्शन इवेंट था जिसने आगे जाकर क्रिटेशियस पीरियड में सबसे फेमस डायनोस जिसकी टीरेक्स और वेलोसिरैप्टर को जन्म दिया और डायनोस के गोल्डन पीरियड की शुरुआत कर दी। बट मोर अबाउट दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, डायनासोर द फॉल। और इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपने इस सीरीज का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई हाईली रिकमेंड यू चेक इट आउट, बिकॉज इस सीरीज के जरिए मैं डायनासोर्स के कॉन्सेप्ट को लेकर आपके सारे मिसकंसेप्शंस दूर करना चाहता हूं। सो क्लिक ओवर हियर एंड चेक आउट दैट वीडियो and stay tuned for the next video. Till then, as always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.